मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह सबसे पहले आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं अपने पिताजी को, क्योंकि मेरे ईश्वर के रूप में, मेरे प्रणेता के रूप में मैं उनसे हमेशा कहता था कि मेरे अच्छे पिता हो ना हो, लेकिन मेरे अच्छे शिक्षक जरूर रहे। सबसे पहले उनको नमन करता हूँ, ईश्वर के रूप में उन्हें देखता हूँ। और अपने प्रणेता जिन्होंने लिखने के लिए प्रेरित किया, एक बार की बात है, मुझे याद है कि धर्मेंद्र लिखो। मैं गणेश भैया आपको सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आपके आशीर्वाद से मैंने लिखने का प्रयास किया। कहानी के रूप में कभी नहीं, गद्य के रूप में लिखता था, लेकिन 4 लाइनें हैं किसी की जो मैं पहले तो मंचा से जो हमारे अतिथिगण सम्मानित मंचा से सदस्य हैं उनके लिए। सवाल आया किसी बुत पर फिदा होने का वक्त आया, आज हम सबकी महफिल में आप सब बंदों के खुदा होने का वक्त आया। जोरदार तालियों के साथ आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि अभी संचालन की शुरुआत में कहा गया था कि कहानी के महानायक, किस्से के महानायक, तो ये किताब लोहे का संदूक न केवल नाम है इसका लोहे का संदूक, बल्कि वास्तव में वो संदूक था। और वो संदूक मेरी पढ़ाई के दौरान तक हमारे घर में भी था। लेकिन इसके लिए करना क्या क्या पड़ा है, वो 4 लाइनों में किसी शायर की या किसी कविता की पंक्तियां थी जिसको जोड़ते हुए, जो कि शुरू से पिताजी बताते या समझाते रहे, तो उसको मैं पहले पंक्तियों में बंद करना चाहूंगा कि मैं सोच रहा था बस बादल की उड़ानों तक, मैं सोच रहा था बस बादल की उड़ानों तक, ये दिल है कि क्या पहुंचा आप सबके ठिकानों तक। परिस्थितियों की लाइनें थी, मैं सोच रहा था बस बादल की उड़ानों तक, ये दिल है कि क्या पहुंचा आप सबके ठिकानों तक। टूटे हुए ख्वाबों की एक लंबी कहानी है, इस दिल के दरीचे से आंखों की मचानों तक। जिस बस्ती में रहता हूँ वहां दोनों समुदायों के बीच बना हूँ। आज भले ही जो उथल पुथल या पहले बची रही हो उसको भी जोड़ करके मैं सोच रहा था बस बादल की उड़ानों तक, दिल है कि जा पहुंचा आप सबके ठिकानों तक। टूटे हुए ख्वाबों की एक लंबी कहानी है, इस दिल के दरीचे से आंखों की मचानों तक। लौबान का सौदापन चंदन की महक में है, और मंदिर के तरनों मस्जिद की अजानों तक। दिल काम नहीं करता एहसास की खुशबू को, आज हम खुश हैं ला करके चाहत को जुबानों तक। हर वक्त फजाओं में महसूस करेंगे आप, रिश्ते रूह की खुशबू है महकेंगे ज़बानों तक, रिश्ते रूह की खुशबू है महकेंगे ज़बानों तक। इसी के साथ साथ इस किताब के विषय में जब पहली कहानी मैंने लिखी तो कुछ बच्चे यहाँ हैं, उन बच्चों को सुनाई, और लिखने का जब क्रम शुरू हुआ तो धीरे धीरे बहुत सी कहानियां बनती चली गई। आज जितने लोग यहाँ पर हैं उनके सामने चूंकि सत्य घटना पर आधारित ये कहानियां हैं, बहुत ज्यादा बताने का प्रयास करूंगा तो निसंदेह भावुक हो जाऊंगा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत पिताजी से ही हमारे होती है। और जब मैंने पहली कहानी उनको सुनाई तो उनको ये भी नहीं याद रहा होगा कि ये घटनाएं मुझे याद हैं। कुछ उन्होंने बताई, कुछ के लिए मैं भाषाई तौर पर भाषाओं का अध्ययन करने के लिए बाहर जाता रहा। लेकिन चूंकि नाम जिसका है वो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी कि जिन्होंने एक राजा की तरह बॉम्बे में एक जगह है मलाड में एक किंग की तरह रहकर बहुत ऊंचाइयां देखी, बहुत धन कमाया। जिस जमाने में पक्के मकान नहीं हुआ करते थे, उस समय राजाओं की तरह जौनपुर जिले में रहकर उन्होंने अपना घर बनाया और रहे, वहां के चौधरी कहलाए। और वहां से सिलसिला अचानक परिस्थितियां मोड़ लेती हैं। स्थिति ये होती है कि एकदम बिल्कुल जमीन पर आ जाना, और वहां से कानपुर, और कानपुर में
एक तखत पर छोटी सी चाय की दुकान लगा करके अपने परिवार को पालने का प्रयास करना। अपने बच्चे को बताना समझाना, वो बालक भी छोटा ही रहा होगा, समझ में आता रहा होगा, नहीं आता रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छाप पड़ती रही। और जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें वो चीजें, वो घटनाएं कि एक व्यक्ति पर परिस्थितियों का पहाड़ कैसे टूटता है और उसके बाद में परिस्थितियों से कैसे वो निपटता है। परिस्थितियों पर परिस्थितियां, तमाम चीजें आती रहती हैं। समाज का कोई वर्ग उपेक्षित करता है, समाज का कोई वर्ग सहारा देता है तो अपने स्वार्थपरता की वजह से एक स्त्री के चरित्र पर कैसे दाग लगाने का प्रयास करता है। वो स्त्री अपने चरित्र और अपने बच्चों के बीच समझौता करने के लिए उस दाग से कैसे लड़ती है। इस तरह की तमाम सारी कहानियां जो एक संस्मरण के रूप में कहीं नहीं, उसको पिरोने का एक प्रयास किया है। संवाद अदायगी काल्पनिक, उसके लिए सोचना पड़ा कि कहां से, किस तरह से, कौन से शब्द बोले गए होंगे, लेकिन कहानी के तथ्य पूरी तरह सत्य थे। और जैसा कि भी मैंने गणेश भैया का जिक्र किया कि उनके शब्द याद आते हैं कि बीच में कि आज के 20 साल पहले सोचो क्या था, आज के 10 साल पहले सोचो क्या था, और अभी का क्या। इस तरह से जब ये चीजें ख्याल की तो कहानी निकलती चली गई और धीरे धीरे वो गद्य का रूप ले गई। और अभी मैंने सिर्फ इसमें 15 कहानियों का संकलन किया है। लगभग 30 से 40 कहानियां अलग लिख के मैंने रखी। जब कहानी के लिए समीक्षा लिखने के लिए मैंने हमारे विशिष्ट अतिथि दिवाकर मणि जब उनके पास में भेजी तो उन्होंने फोन पे मुझसे पूछा कि धर्मेंद्र जी ये बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं लगता है ये कहानी जीवन के कुछ पहलुओं को समेटती हुई कहीं निजी जीवन से जुड़ी हुई हो। मैं मुस्कुराने लगा, तब तक मेरे बिना बोले ही आप तुरंत मेरी बात को पकड़ ले गए और उन्होंने अपनी समीक्षा में जो चीजें लिख करके मुझे भेजी। मैम के साथ में मुझे लखनऊ जाना हुआ, वहां भी एक पुस्तक का अनावरण था। तो पहले तो कभी कल्पना भी नहीं थी कि छपे। अनीता भाभी थी, उन्होंने बोला कि रास्ते में आते आते चर्चा में ये हुआ कि भाई इसको छपवाई जाए। तो ये भी नहीं मालूम था इतनी जल्दी वो सामने आ जाएगी। सोशल मीडिया का जमाना है, मेल ईमेल इंटरनेट फटाफट आपके पास पहुंची और आपने उत्साहवर्धन किया और सामने आई। अंकल गोपाल अंकल बैठे हैं, उन्होंने एक दिन सोशल मीडिया पे ही जिस दिन इसके बुक का मैंने लिखा तो उन्होंने लिखा कि मुझे मालूम है कि कहानी लिखने के लिए कितना निचोड़ा होगा स्वयं को। तो आज मैंने सोचा था घर पर बताऊंगा, लेकिन मुलाकात भी तो हुई नहीं कह सका। लेकिन सच्चाई ये है कि इस कहानी को लिखने के लिए एक बार नहीं सैकड़ों बार आंख से आंसू गिरे। और स्वयं पिताजी जिस दिन मैंने पहली बार उनको सुनाई ये कहानी, वहीं ऑफिस में बैठे बैठे हंसते भी रहे और रोते भी रहे। उनके आंखों से आंसू गिरने लगे कि सारी चीजें तुम्हें याद कैसे। तो ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि समाज के उस हर व्यक्ति की है। वो हर व्यक्ति उसमें है जो अपने आप को उपेक्षित समझता है, जो अपने आप को सोचता है कि हम पीछे हो गए या हमारी परिस्थितियां हैं, सही होगा कि नहीं होगा। बस सीधे से तात्पर्य यह था कि सोच बड़ी होनी चाहिए। कौन सी चीज पाना है, कौन सी चीज छोड़ना है, इससे कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ सोच बड़ी होनी चाहिए। बहुत बड़ा तो मैं ना सोच सका, लेकिन इतना जरूर सोच सका कि इससे निकल के कैसे आना है। संस्कार की क्या भूमिका होती है, मित्र की क्या भूमिका होती है, घर में पले हुए जानवर पशु पक्षी इनकी क्या भूमिका होती है, आपके दोस्तों के, आपके जो इस प्रांगण में जहां बैठे हैं यहाँ इसके वातावरण की क्या भूमिका होती है। सारा कुछ हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। उसी के प्रभाव और उपेक्षा से जन्मे अभाव से जो शब्द आते हैं, अगर उसको संजो करके लिख दें तो वो एक कहानी है। ये नहीं कि कोई हम ही इसको लिखें, आप ही लिखें। हर एक व्यक्ति का जीवन एक कहानी है। बस सिर्फ मैंने उसको लिखने का प्रयास इसलिए किया कि शायद किसी के काम आए, शायद किसी को अच्छा लगे। एक सवाल आया
किताब में किताब और उसके साथ साथ में जो उसका कार्ड का बैकग्राउंड था कि वो गाढ़ा क्यों, डार्क कलर क्यों। तो मैंने सोचा कि सवाल हमारे राहुल भैया ने किया, हमने सोचा कि अब मैं इसको उत्तर दूं तो क्या दूं। तो तुरंत फिर कहानी की जो नायिका रही है मेरी माँ, उनके शब्द याद आ गए। वो हमेशा पूछा करती थी कि चूड़ियां काली क्यों पहनाई जाती हैं। तो कभी कान में पड़े होंगे शब्द कि ताकि दूसरे का रंग ना चढ़े, उस दूसरा कोई रंग ना चढ़े उस पर, इसलिए काली पहनाई जाती है। तो मैंने यही लिखा कि दूसरा कोई रंग ना चढ़ सके इसलिए डार्क कलर में काट। उन्होंने कहा बस अब इसके आगे कोई रंग ही नहीं। तो ऐसे जिस तरह से बचपन की बातें माँ की, दादी की, पिता की, अपने बड़े बुजुर्गों की कही हुई, आप सबकी कही हुई, लगता है कि हमको याद नहीं है, लेकिन वही कहावत है ना कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। वो इतनी दूर तक जाती है कि यहाँ तक असर करती है। जिसके पास में शब्द हैं वो लिख लेते हैं, जिसके पास नहीं शब्द है वो संजो करके रख लेते हैं, घटनाक्रम के रूप में बताते रहते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि छोटा सा प्रयास था लिखने का, जो